अगर आप देखो तो ये जो है इसको आप बोल सकते हो टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी नॉट आपको दिख रहा है, तो पी नॉट है प्रेशर ड्यू टू द एटमोस्फियर, प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर, में इसकी बात कर रहा हूँ, प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जो यहाँ पे रहता है। अब बाकी जो बचा कंपोनेंट क्या है इसका, रोजी एच। रोजी एच क्या है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ ऑफ एच, ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि ये आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे, ठीक है। चलो, सो द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट द गॉज प्रेशर। तो ये जो कंपोनेंट है इसको कहते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से डिफाइन किया गया है, ठीक है। सो ये यूनिवर्सल है, आप किसी बुक में देखोगे तो सेम नोटेशन मिलेंगे आपको। सो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट द गॉज प्रेशर एंड दैट इज नथिंग बट द rho g h इन दिस केस, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि व्हाट इफ इस सिलेंडर को मैं और ऊपर लेके आ गया, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मैंने मतलब इस ऐसे रख दिया मैंने, तब क्या, कुछ नहीं, बस h की जगह आपका डेप्थ अब ऊपर रेफरेंस आपका चेंज हो रहा है। पहले h यहाँ पे था, इसलिए इस इक्वेशन में आपका प्लस आ रहा था, देखो यहाँ पे प्लस है, वही h अब हो जाएगा माइनस डी, तो पी नॉट माइनस रो माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी, अभी देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डेंसिटी एयर का होगा क्योंकि वो बाहर है, सेमेस्टर आपका बाहर है, ठीक है। और जो डेप्थ है, सॉरी जो डी है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द हाइट ऑफ द वेसल, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए कि हाँ ये चेंज है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बहुत आसान सी चीज़ है, आप खुद एक्सपीरियंस भी किए होंगे बहुत बार। आप पानी में एक तालाब है, ठीक है, तालाब में आप एक पतला वाला बीकर लो, छोटा वाला बीकर लो, या फिर ऐसा कुछ लो, ऐसा डिफरेंट शेप लो, कुछ भी लो, आप उसको डुबोगे तो उसका हाइट, जो वाटर का हाइट अगर आप उसमें देखोगे वो सबका हाइट सेम रहता है। आप ये बकेट में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है आपके लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल, आप काम कीजिए, घर में आपके बकेट होगा, पानी भरिए उसमें, ठीक है, और एक आपका बॉल पेन लीजिए, बॉल पेन का पूरा खोल दीजिए, उसका जो उसको अगर आप खोल दोगे, रिफिल सब निकाल दोगे तो आपके पास एक ट्यूब जैसा बन जाएगा। तो ऐसे अगर आप वेरिएबल ले सकते हो, मतलब अलग अलग थिकनेस की अगर वो ट्यूब ले सकते हो अलग अलग, तो अगर आप साथ में डुबोगे तो पता चलेगा सबकी हाइट जो ऐसे दिखेगी वो सबकी हाइट सेम है, किसी में डिफरेंस नहीं आएगा। सो द प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम इन ईच वेसल इज द सेम एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कंडीशन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इसी से डिफाइन होता है पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ ये कहता है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ये वाला देखो, ये वाला मैं आपको बताना है, ऐसा कोई भी सरफेस लो, सबका हाइट सेम है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सो आगे बढ़ते हैं पास्कल लॉ की तरफ। तो व्हाट डज पास्कल लॉ सेज? पास्कल लॉ स्टेट्स दैट the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the wall of the container, provided the effect of gravity is neglected. मैं आसान भाषा में बताता हूँ आपको। होता क्या है, आप बकेट को, घर की बकेट को कहीं मत रखिए चैप्टर के लिए, उसको पास में रखो, ठीक है। तो अगर आप उस बकेट के अंदर एक मेटल बॉल डाल दो या फिर कुछ भी ऐसा वुडन नहीं, हैवी चीज जो डूब जाए, या फिर अंदर आधी तैरे, तो अगर ऐसा कोई अपना हाथ ही पकड़ के ऐसे अंदर पानी डुबोइए आधा, तो अंदर जो डुबोया हुआ पार्ट है उस हाथ पे प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर, पानी से जो प्रेशर लग रहा है हर पर्टिकुलर पॉइंट, आपके हाथ के हर पॉइंट पे वो सेम प्रेशर है। ये पास्कल लॉ कहता है, ठीक है। तो
अगर आप देखोगे तो प्रेशर एक्सपीरियंस बाय योर हैंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। तो उसी तरह से अगर आप कोई भी सबमर्ज्ड बॉडी, हाइड्रोस्टैटिक बॉडी लो, तो पास्कल्स लॉ बहुत यूज होता है, क्योंकि पास्कल्स लॉ काफ़ी कैलकुलेशन इजी कर देता है और हमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट की तरफ लेके जाता है। जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता क्या, बेसिकली हैवी ऑब्जेक्ट को कम फोर्स लगा के उठाना है। तो कैसे करेंगे, तो एक ही पिस्टन है, देखो जैसे कि ये पिस्टन है और एक दूसरा पिस्टन है। इस पिस्टन का एरिया ज़्यादा है, इस पिस्टन का एरिया कम है। इस पिस्टन यहाँ पे प्रेशर P1 है, P2 है, लेकिन अभी हाइड्रोस्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, ये P1 और ये P2 सेम होना चाहिए। वही बोल रहा है हाइड्रोस्टैटिक ऑब्जेक्ट, बोल रहा है कि अगर ये दोनों सबमर्ज्ड है तो इधर जो प्रेशर लग रहा है, मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा देता हूँ, ये वाला यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, ये दोनों प्रेशर सेम है, ठीक है। तो अगर ये प्रिंसिपल अगर मैं यूज करने जाऊं तो यहाँ पे P क्या आएगा आपका F1 बाई A1, यहाँ पे P क्या आएगा F2 बाई A2। तो आप अगर लिखोगे इसको तो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 बाई A1 आएगा। बेसिकली ये क्या है, बिकॉज ऑफ P1 इज इक्वल टू P2, ये चीज आ रही है। अभी आप देखो कि अगर F1 अगर आपको F2 बहुत बड़ा है, आपका F2 बहुत बड़ा है, तो क्या यहाँ पे A2 क्या है, A2 भी बहुत बड़ा क्वांटिटी है और A2 बाई A1 क्या है, लार्जर क्वांटिटी है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो स्मॉलर क्वांटिटी से हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली F2 इज मच लार्जर देन F1, हैवी लोड कैन बी रिप्लेस्ड ऑन S2। तो आप यहाँ पे हैवी लोड लगा सकते हो, यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट रख दो और यहाँ अगर आप कम फोर्स भी लगाओगे यहाँ पे, तो एरिया डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आप वो फोर्स एक्सपीरियंस करोगे अपोजिट में से, क्यों, क्योंकि प्रेशर सेम है। तो इसको मूव करना आसान है आपके लिए, लेकिन इसको नहीं। तो क्या करेंगे, अगर हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कार रख दूँ, यहाँ पे छोटा सा वेट अगर भी लग गया तो ये अगर नीचे अगर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। इसीलिए इसका डायरेक्शन देखो फोर्स का, इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। उसी प्रिंसिपल पे आपका ब्रेक पैडल भी काम करता है। तो ब्रेक पैडल में भी सेम चीज रहती है और सारे व्हील्स के साथ स्लेव से, ये जो 4 व्हील्स है आपके, अगर पकड़ लो ये स्लेव व्हील्स है। अब ये यहाँ पर अगर आपने ब्रेक मारी तो होता क्या है, ये मास्टर सिलेंडर है। तो मास्टर अगर आप ब्रेक मारते हो तो क्या होगा, ये फ्यूल ऐसे करके आगे जाएगा, ठीक है। अभी उसके पास 2 चैनल है जाने के लिए, कि ये वाला चैनल और ये वाला। तो अगर ये वाला चैनल में पहले जाता है तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये वाले स्लीव को ऐसे आगे मूव करेगा, ये वाले स्लीव को आगे मूव करेगा। सिमिलरली ये दूसरे को भी आगे मूव करेगा। तो आप सिर्फ पैर से इतना खिसका के ये 4 के चारों सिलेंडर एक साथ खिसका रहे हो। तो दैट इज द मेन यूज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। बहुत ही फैसिनेटिंग है ये चीज, अगर आप एक्चुअली इमेजिन कर पाओ, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि इसके लिए कुछ एनिमेटेड वीडियो भी देखो तो आपको काफी आइडिया आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तो बात हुई कि प्रेशर क्या होता है, और हमने ये बोला कि आप प्रेशर को कैसे आप प्रेशर को क्या कहाँ यूज़ करते हो। फिर हमने ये भी देखा कि आपको प्रेशर को यूज़ करना अलग अलग तरीके से, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपको प्रेशर का मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो अगर इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो प्रेशर मेजर करने के लिए, तो आप बेसिकली मेजर क्या करोगे, प्रेशर, कौन सा प्रेशर, क्योंकि हमने अभी डिस्कशन किया उसमें आपके पास टोटल प्रेशर भी था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फिर गॉज प्रेशर भी था। तो हम उससे बात करेंगे, ठीक है, आगे। सो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर्स और प्रेशर गॉज और वैक्यूम गेजेस, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा आपका थर्मोमीटर का वो जो मर्क्यूरी है उसके अंदर, वो आप जब भी देखते हो थर्मोमीटर का मर्क्यूरी, तो आप देखते हो कि वो हल्का सा ऐसे बैंड होता है उसका सरफेस, देखा है अंदर आपने। तो मानो कि ये पूरा का पूरा ऐसा आपके वेसल है जिसमें बैरोमीटर इसमें अपने मर्क्यूरी रखा है। तो ऐसे आप अगर एक ट्यूब लेके उल्टा कर दो, जैसे टेस्ट ट्यूब लेके उल्टा कर दो, तो वो जो पारा है वो यहाँ से यहाँ तक हाइट गेन करता है। तो वो
उसी प्रिंसिपल पे टॉरिसेलिस ने क्या किया, एक बैरोमीटर बना दिया। तो उसने क्या किया, ऐसे ट्यूब लिया और उल्टा कर दिया और ये हाइट मेजर किया। हाइट मेजर किया तो उसको क्या मिला बेसिकली, तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे प्रेशर एट ए पॉइंट चाहिए, तो प्रेशर एट बी पॉइंट, इस पॉइंट पे यार यहाँ का प्रेशर, सरफेस का प्रेशर मैं तो क्या बोला था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला था, ठीक है। तो ये पी बी चाहिए, तो क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी ए, ठीक है। तो पी ए क्या हो गया आपका, पी बी क्या हो गया आपका, पी ए प्लस रो जी एच। अभी यहाँ पे जो पी बी है बेसिकली दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ठीक है। तो पी बी इज नथिंग बट द पी नॉट। प्लीज रिफर करो आगे वाले केस को भी, ये सिमिलर टू दिस केस एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बैरोमीटर की बात करें तो मर्क्यूरी इनसाइड दिस बैरोमीटर क्या हो रहा है, वो इतना हाइट गेन कर रहा है। तो बेसिकली अगर वो हाइट तो मैं मेजर कर सकता हूँ, अगर वो हाइट अगर मैं मेजर कर सकता हूँ तो मैं प्रेशर मेजर कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि जो सरफेस का प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी। तो अगर मुझे पी ए चाहिए तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि पी ए क्या है मेरा, पी बी माइनस रो जी एच, ठीक है। तो अभी देखो, अगर यहाँ पे वैक्यूम है तो वैक्यूम इस पारे पे, इस मर्क्यूरी पे कोई भी प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, इसलिए पी ए इक्वल टू 0 भी होगा, बट वेन देयर इज अ वैक्यूम एट पॉइंट ए। तो अगर हम पर्टिकुलर जिस केस की बात करते हो तो यहाँ पे हमने वैक्यूम क्रिएट किया, इसीलिए पी ए इज इक्वल टू 0 है, पी बी इज इक्वल टू आपका पी नॉट है और हाइट इज इक्वल टू रो जी एच है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच मिलता है, ठीक है। और वो क्या है बेसिकली एटमॉस्फेरिक हाइट। तो यहीं से सरफेस का ये जो एक्सपेरिमेंट है किया गया है, प्रेशर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसकी मर्क्यूरी की हाइट आई थी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नथिंग बट 101,325 पास्कल, जो हम हर बार यूज करते हैं, विच यू हैव टू रिमेंबर। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी कि पी एटमॉस्फेरिक क्या होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और यू रिमेंबर 760 mm ऑफ एच जी। अगर आपको इतना याद रहता है तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो इससे अब हमने क्या मेजर किया, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया। चलो एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, वो है ट्यूब मैनोमीटर। जैसे कि अगर ये कंटेनर है मेरा ट्यूब का, अगर मुझे यहाँ का प्रेशर मेजर करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो इसको मैनोमीटर कहते हैं। तो मैनोमीटर में क्या होता है, ऐसे यू शेप का ट्यूब इसके साथ कनेक्ट रहता है, इस पर्टिकुलर कंटेनर के साथ। तो क्या होगा, ये कंटेनर का प्रेशर इस पर्टिकुलर, और इसको पार्शियली मैंने फील किया है कैरोसिन या वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, उस प्रेशर की वजह से ये हाइट गेन करेगा इतना। तो अगर मैं ये हाइट मेजर कर सकता हूँ तो मुझे ये प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि एज पर द पास्कल्स लॉ, अगर ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ये पी बी उसी पर्टिकुलर लाइन में, देखो पी पॉइंट और सी पॉइंट एक ही लाइन में, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो सेम प्रेशर यहाँ पे भी रहेगा। तो अगर मुझे पीसी निकालना है, सॉरी यहाँ पे प्रेशर इन कंटेनर निकालना है, तो बेसिकली मुझे अगर पीसी निकालना है तो मुझे पी बी पता होना चाहिए, सॉरी पीसी निकालना, तो मैं पी बी निकालूँ तब भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, पी बी इज इक्वल टू पी सी है यहाँ पे। तो अगर मुझे पी बी निकालना है लेकिन तो क्या आएगा, तो पी बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट। तो ये जो सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी नॉट प्लस रो जी एच अगर मैं निकालता हूँ तो पी बी मिल जाएगा, और पी बी ही पी सी है। तो अगर मैं से पी नॉट प्लस रो जी एच करूँ तो मुझे आराम से कंटेनर का अंदर का प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। उसी वैसे ही मैनोमीटर काम करता है, ठीक है। तो मैनोमीटर बेसिकली गॉज प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो गॉज प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ देखो जैसे कि हमने जब पहले देखा बैरोमीटर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला था, लेकिन यहाँ पे आप गॉज प्रेशर निकाल पा रहे हो, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली आपको मिल रहा है प्रेशर
माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ का बाहर का इस पर्टिकुलर यहाँ डी पॉइंट का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज समथिंग रो जी एच, ठीक है। तो प्लीज रिफर द प्रीवियस वीडियो, सॉरी नॉट प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस या प्रीवियस वीडियो ओनली, जिसमें मैंने ये मेंशन किया था, ठीक है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो अब सरफेस टेंशन की बात करते हैं। अब आई वांट यू टू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज इसने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन सरफेस टेंशन को बताने से पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ। तो स्लाइड्स में क्या है, जैसे कि ये है सरफेस टेंशन, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि मच्छर अगर पानी में बैठे रहता है तो वो सरफेस टेंशन की वजह से बैठा रहता है। इवन कॉइन को अगर आप ऐसे रखोगे पानी में तो वो ऐसे पानी पे रहेगा, हल्का होना चाहिए ना कॉइन। तो ट्राई करके देख सकते हो आप, अगर नहीं रह रहा तो काम करिएगा, इस पानी में थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला दीजिए और फिर रखिए, फिर पक्का बैठेगा ये, ठीक है। तो वो क्यों बैठेगा उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी आप फिश नेट कंसिडर कर लो। फिश का नेट आपने देखा होगा, फिश नेट जिसपे हम मच्छी पकड़ते हैं। तो फिश नेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो उसमें अगर बीच में आपको जो ऑब्जेक्ट रख दो तो हर तरह से वो कॉन्टैक्ट करता है कि नहीं, वो खींचता है बेसिकली। तो सरफेस टेंशन को भी आप उसी तरह से अज्यूम करो कि पानी पे एक इमेजिनरी फिश नेट है, बीच में आप कुछ भी रखते हो तो वो पूरा लेयर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, फोर्स पर लेंथ। तो उसको मेजर करने उसका डायमेंशन है न्यूटन पर यूनिट या न्यूटन पर मीटर। तो आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि मेरे पास पानी है और पानी में मेरे पास ये एटम्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे कुछ नहीं इंटरेक्ट करने के लिए है कि नहीं, ये सिर्फ इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये इम्बैलेंस ऑफ द फोर्स है, वो आप अगर आप प्रॉपरली मॉलिक्यूल लेवल पे देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू ओवरऑल पिक्चर, तो क्या होता क्या है, ये पूरा जो लेयर है ये वाला ये स्ट्रेच्ड रहता है, हल्का सा स्ट्रेच रहता है, ठीक है। उसी वजह से वहां पे एक सरफेस टेंशन बना रहता है, और सरफेस टेंशन का रीजन ये है, ठीक है। तो अगर आप उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो उसी को कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय सरफेस एरिया। तो ओके, लेट्स गो बैक टू द बुक। तो सरफेस आपको आइडिया, थोड़ा तो आइडिया आ गया होगा पिक्चर देख के इस तरह सरफेस टेंशन कैसे होता है। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स निकालूं तो जैसे मैं अभी बताया, यहाँ पे सारा फोर्सेस बैलेंस है, लेकिन देखो यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं है, इवन यहाँ पे आधा फोर्स है और आधा नहीं है। तो ये एब्सेंस ऑफ फोर्स क्या हो, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक हल्का सा स्ट्रेच होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो उसी को कहते हैं इलास्टिक स्ट्रेच, ठीक है। तो यहीं पे हम सरफेस टेंशन फील कर पाते हैं। अब कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दो तरह के फोर्स होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स of the same substance is called cohesive force. The force of attraction between the molecules of a different substance is called adhesive force. अब इसको अगर याद रखना है तो आपका जो फेविकॉल है वो एडहेसिव कहा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो आप किसी और सरफेस पे लगा दो तो आपको उससे क्या मिलता है, अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द अदर सरफेस।
किसकी वजह से मिल रहा है? फेविकॉल की वजह से। फेविकॉल और उसके बीच का जो जोड़ है उसको एडेसिव फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फेविकॉल की बात करें तो फेविकॉल अपने आप को तो मतलब फेविकॉल का अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो हर आइटम उसको एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स आर द कोहेसिव फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर द एडेसिव फोर्स। बहुत आसान सा पार्ट है ये, ठीक है। सो प्लीज इसको रीड करिए, ये काफी अच्छा चीज है।